नमस्ते आप सभी को। मैं रीना ढिल्लो एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ने वाले हैं रासो साहित्य। इससे पहले हम सिद्ध और नाथ साहित्य पढ़ चुके हैं और ये हमारी जो आदिकाल का जो अध्याय चल रहा है उसका तीसरा है। ठीक है। आदिकाल में पद्धड़िया बंद नामक मात्रिक छंद का प्रयोग हुआ है और इसमें 16 मात्राएं होती हैं। ठीक है, जैसे चौपाई में प्रत्येक लाइन में 16 मात्राएं होती हैं, इस प्रकार से। रासो में जो रासो का अर्थ क्या है या इसमें लिखा क्या गया है, तो इसमें ज्यादातर हमें युद्धों का वर्णन देखने को मिलता है। रासो शब्द मूलतः राजस्थानी डिंगल भाषा का है, अर्थात ऐसा साहित्य जिसमें युद्ध वर्णन को दर्शाया गया है उसे रासो साहित्य कहा जाता है। डिंगल भाषा के साथ साथ राजस्थानी प्राकृत और ब्रज भाषा में भी रासो साहित्य मिलता है। आदिकाल में 3 प्रकार का साहित्य लिखा गया: ऐतिहासिक, धार्मिक और श्रृंगारपरक। ठीक है, 3 प्रकार का साहित्य लिखा गया। प्रमुख रासो साहित्य, पहला है पृथ्वीराज रासो, जिसका जो समय है 1343 ईस्वी ठहरता है। इसके जो नायक हैं पृथ्वीराज चौहान हैं और नायिका संयोगिता है। यह एक वीर काव्य है। इसके रचयिता चंद बरदाई हैं, फेमस है बहुत। शुक्ल ने इसे हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य और चंद बरदाई को हिंदी भाषा का प्रथम महाकवि की संज्ञा दी है। कवि नहीं, महाकवि की संज्ञा दी है चंद बरदाई को। ठीक है। डॉक्टर हार्नेल ने इसका अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया। डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने इसे नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित किया था। इसमें कुल 69 समय हैं। इसमें समय अर्थात अध्याय। इसमें 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग किया गया है, इसलिए इसे छंदों का अजायब घर भी कहा जाता है। नोट कर लेंगे बात कि छंदों का अजायब घर पृथ्वीराज रासो को कहा जाता है। चंद बरदाई के उपनाम हैं बलित्य और पृथ्वी भट्ट। ठीक है। शिव सिंह सेंगर ने चंद बरदाई को छप्पे का राजा कहा है। छप्पे एक छंद होता है, ठीक है, और ये छंदों का राजा होता है। छप्पे छंद छंदों का राजा होता है। इसका प्रमुख रस वीर रस है और सहायक रस श्रृंगार रस है। इसमें नायिका का और नायक का मिलना बिछड़ा दिखाया गया है। पद्मावती समय व कैमास वध प्रकरण इस रचना के प्रसिद्ध खंड हैं। पृथ्वीराज रासो के रचना विधान में सर्वाधिक विवादास्पद पक्ष इसकी ऐतिहासिकता है। ठीक है, कि भाई ये ऐतिहासिक है या नहीं है, प्रामाणिक है या नहीं है, ये सबसे ज्यादा विवादास्पद पक्ष है। इसकी भाषा राजस्थानी डिंगल तथा पिंगल है, डिंगल पिंगल मिश्रित, लेकिन प्रमुखता डिंगल भाषा की ही है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने द्विवेदी ने इसके शुक शुकी संवाद वाले अंशों को ही प्रामाणिक मानते हुए इस रचना को अर्ध प्रामाणिक घोषित किया है कि इसमें आधी सच्ची बातें हैं, आधी इसमें कल्पना पर आधारित बातें हैं। तो जो सुख सुखी संवाद वाला जो अंश है उसको आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने प्रामाणिक मानना है, सत्य मानना है, इसलिए यह जो रचना है अर्ध प्रमाणिक ठहरती है इनके अनुसार। नरोत्तम स्वामी इस ग्रंथ को मुक्तक मानते हैं, परंतु यह मत किसी को स्वीकार नहीं है। ठीक है, वो मुक्तक मानते हैं कि यह मुक्त रचना है, परंतु ये किसी को स्वीकार नहीं है। पृथ्वीराज रासो के उद्धारक कर्नल जेम्स टोड थे, क्योंकि इन्होंने इसे सर्वप्रथम प्रामाणिक माना था कि भाई ये सत्य घटना पर आधारित है। और भी जो प्रामाणिक मानने वाले हैं वो कौन कौन से हैं लेखक, तो विष्णुलाल हैं, ये एक ट्रिक है कि विष की कमी के द्वारा हम इसे जो प्रामाणिक मानने वाले जो इतिहासकार हैं उनके नाम याद कर लेते हैं। विष्णुलाल मोहनलाल पांड्या, एक ही है ये नाम। श्याम सुंदर दास, कर्नल जेम्स टोड,
और मिस्र बंधु ने भी इन्हें प्रामाणिक माना है। साथ साथ आप इनका स्क्रीनशॉट ले लिया करें ताकि बाद में आप इनको पढ़ सकें। अब हैं अप्रामाणिक मानने वाले विद्वान। पृथ्वीराज रासो को सर्वप्रथम डॉक्टर बूलर ने 1875 ईस्वी में अप्रामाणिक घोषित किया और इन्होंने अप्रामाणिक मानने का आधार पृथ्वीराज विजय नामक रचना को बनाया। ठीक है, जो जयानक भट्ट इसके जो लेखक हैं पृथ्वीराज विजय, इसको आधार मान करके इन्होंने इस रचना को अप्रामाणिक घोषित कर दिया। ये ट्रिक लगा रखी है मैंने, आप अपना देख लेना। और कौन कौन है? कविराजा श्यामल दास, मुंशी देव प्रसाद, गौरी शंकर हीराचंद ओझा, डॉक्टर बुलर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसको अप्रामाणिक मानते हैं। अर्ध प्रामाणिक कौन कौन मानते हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी, सुनीति कुमार चटर्जी। और चंद बरदाई का कहना है उक्ति धर्म विशालस्य राजनीति नवरस सठ भाषा पुराण च पुराण कथित मया। ये पंक्ति चंद बरदाई की है, फेमस पंक्ति है। इसमें मुख्यतया राजस्थानी, डिंगल, ब्रज, संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश और इसकी विवादास्पद भाषा उर्दू अर्थात फारसी है। क्योंकि चंद बरदाई का जन्म लाहौर में हुआ था, इसलिए चंद फारसी के अच्छे ज्ञाता थे। पृथ्वीराज में लिखा है पुस्तक झल्लण हथ चढ़ी चली गज्जन व्रत ताप, अर्थात पृथ्वीराज रासो को चंद के पुत्र जलहण ने पूरा किया था कि भाई उसके हाथ वो दे करके चले गए। रासो काव्य की जो विशेषताएं हैं क्या क्या हैं? वीर गाथात्मक प्रवृत्ति है, श्रृंगारिकता है, नारी को भोग विलासी के रूप में चित्रित किया गया है, युद्धों का सजीव वर्णन है, आश्रयदाताओं का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन है, प्रामाणिकता संदिग्ध है, कथानक रूढ़ियों का प्रयोग किया गया है। ठीक है, और इसकी जो त्रुटि है, कमी है, वो क्या है कि इसमें जो जन सामान्य की अवहेलना की गई है। अब है रासो शब्द की उत्पत्ति। विद्वान किस शब्द से मानते हैं? गारसा दैतासी राजसूय शब्द से मानते हैं, हरप्रसाद शास्त्री राजयस से, नरोत्तम स्वामी रासक से, कवि राजा श्यामल दास रहस्य से, काशी प्रसाद जायसवाल रहस्य से, रामचंद्र शुक्ल रसायन से, नंद दुलारे वाजपेयी रास से, माता प्रसाद गुप्त, दशरथ शर्मा, गणपति चंद्र गुप्त, हजारी प्रसाद द्विवेदी राशक शब्द से मानते हैं। ये कहते हैं कि रासक एक छंद है और उसी के आधार पर रासो शब्द की उत्पत्ति हुई है। अब वो पृथ्वीराज रासो हमने पढ़ लिया। अब है बीसल देव रासो। यह लिखा गया है नरपति नालह के द्वारा और उनका समय सीमा है 1155 ईस्वी से या 1212 ईस्वी। ठीक है, 1155 ईस्वी याद कर लें आप। इसका जो नायक है वो कौन है? अजमेर के शासक विग्रहराज चतुर्थ या बीसल देव ही इसके नायक हैं। नायिका कौन है? राजमती, और ये भोज परमार की कन्या थी। प्रमुख रस है श्रृंगार रस। इसके माध्यम से राजमती को एक प्रोषित पति का नायिका दर्शाया गया है। प्रोषित पति का नायिका होती है जिसका पति विदेश चला गया है। ठीक है, जिसने अपना पति भेज दिया है, अपने से दूर कर दिया है। हिंदी का पहला 12 मासा वर्णन इसी रचना में मिलता है और यह कार्तिक मास से प्रारंभ हुआ है। ठीक है, इसमें 12 महीनों का वर्णन है और कार्तिक मास जब दीपावली आती है तो उस महीने से इसकी शुरुआत मानी गई है। इसकी जो भाषा शैली है डिंगल तथा पिंगल है। यह एक गेय मुक्तक काव्य, गेय मतलब जिसको गाया जा सकता है, मुक्तक मतलब इसमें कोई छंद नहीं है। ठीक है, छंदों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया, इसको मुक्त रचना कहा गया है। इसमें 4 खंड हैं। पहला बाल जन्म, दूसरा शादी, तीसरा वियोग और चौथा मिलन। तो ये नायक नायिका का इसमें है। फिर है खुमान रासो, इसको लिखने वाले थे दलपति विजय।
इसकी भाषा राजस्थानी है। वैसे तो यह 9वीं शताब्दी की रचना मानी जाती है, किंतु इसमें 1710 ईस्वी तक का वर्णन हमें मिलता है। इसमें राजा खुमान के युद्धों व वीरता का वर्णन मिलता है, जो मेवाड़ के राजा थे। फिर आता है हमारा परमाल रासो। इसको लिखने वाले थे जगनिक, और इसकी जो समय है सीमा है वो है 1230 ईस्वी। इसका प्रमुख रस भी वीर रस है। 12 वर्ष ले कुकर जीवे कि 12 वर्ष तो कुत्ता जीता है, अरु तेरे ले जिए सवार कि तेरा शियार जीता है, बरस 18 क्षत्रिय जीवे की क्षत्रिय की जो आयु वो 18 वर्ष बताई गई है, और आगे जीवन को धिक्कार। ये जो पंक्तियां हैं परमाल रासों में है और जगनिक ने लिखी हैं। इस रचना का दूसरा नाम आलाह खंड भी है। परमाल रासों में 4 खंड हैं, ठीक है, 4 खंड हैं। डॉक्टर चार्ल्स इलियट ने आलाह लोक गायकों से संग्रहित करके 1865 ईस्वी में इसे प्रकाशित करवाया। इसमें परमर्दिदेव नामक राजा के 2 वीर सेनापतियों की वीरता का वर्णन है, आलाह और उदल का वर्णन है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने इसे प्रामाणिक घोषित किया। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे अर्ध प्रमाणिक माना। विजयपाल रासो, इसको लिखने वाले नल सिंह भाट थे और इसको 1729 में लिखा गया। इसमें केवल 42 छंद हैं जो बॉम्बे संग्रहालय से प्राप्त होते हैं। यह अपभ्रंश भाषा में लिखा गया। अब आता है हम्मीर रासो। इसका समय है 1357 ईस्वी और उसको लिखने वाले थे सारंगधर। शुक्ल हम्मीर रासो नामक ग्रंथ से अपभ्रंश ग्रंथों का अंत मानते हैं कि हम्मीर रासो लास्ट रचना है, फिर जो रासो साहित्य था वो खत्म हो गया था। तो इसी के साथ हमारा जो रासो साहित्य है वो कंप्लीट होता है। आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।